name the ion produced when acid is dissolved in water. Name the ion produced जब आप एसिड को पानी में मिला देते हो, एसिड को आपने पानी में मिला दिया, एसिड को पानी में मिला दिया, तो आपको कौन सी आयन मिलेगी? H3O plus. कौन सी आयन? So H3O plus. Yes, you will get H3O plus, जिसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन. ओके, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने कभी कभी पूछा जाता है, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन एज अ होमवर्क कर लेना. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन. आप लोगों के सिलेबस में ये है और आप लोग को अच्छे से करना है, ये वाला कर लेना. ये टू और ये चीज मैं डिस्कस किया हुआ हूं आप लोगों के साथ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में. गिव टू एग्जांपल ऑफ ऑक्सी एसिड्स. दो ऑक्सी एसिड्स के एग्जांपल दो. एनीबॉडी? नाइट्रिक एसिड. ऑक्सी एसिड उनको बोलते हैं जिनमें ऑक्सीजन रहता है. ओके, ऑक्सीजन के साथ और एक एलिमेंट रहेगा, तो ऑक्सीजन का रहना कंपल्सरी है. ऑक्सी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब ऑक्सी एसिड. हाइड्रा एसिड. हाइड्रा एसिड उन एसिड्स को बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन नहीं होता. ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं होता है और हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट रहती है. हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और कोई दूसरा चीज नहीं. बट ऑक्सीजन वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट नहीं रहनी चाहिए. इट्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देखो एक एलिमेंट है दूसरा, दैट्स अ नॉन मेटल. ठीक है ना, दो ही एलिमेंट. अंडरस्टूड? तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई आपकी हाइड्रा एसिड. अंडरस्टूड? तो हाइड्रो आयोडिक एसिड HI है ना, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है. ओके, ऑक्सीजन को छोड़ के हाइड्रो आयोडिक एसिड. हाइड्रा आयोडिक. ट्राई बेसिक एसिड के तीन एग्जांपल, दो एग्जांपल दो. एग्जांपल ऑफ ट्राई बेसिक एसिड कोई भी? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एक ट्राई बेसिक एसिड है. फिर आपका सिट्रिक एसिड होता है C6H8O7. है ना, सिट्रिक एसिड होती है. दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्राई बेसिक एसिड. आपको ध्यान में रखना है. ठीक है ना, ये सब याद रखने की चीज, बोलना नहीं. ओके. नाइट्रिक एसिड. एसिडिक एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, कोई बता सकते हो? नाइट्रिक एसिड का एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिडिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? नहीं, किसी को नहीं मालूम है? इट्स N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. इनको हम लोग बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड नाइट्रिक एसिड का, क्योंकि N2O5 को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो आपको मिलेगी नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन. ओके, अंडरस्टूड? फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड का एसिडिक एनहाइड्राइड होता है K2O5 प्लस वाटर. आपको मिल जाएगी H3PO4. ओके. सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिडिक ऑक्साइड है SO3. वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है. ओके. एक्सप्लेन एसिडिक एसिड इज अ मोनोबेसिक एसिड. देखो अभी एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है एंड आई सपोज आप लोग सब जानते होंगे कि एसिडिक एसिड को मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप यदि एसिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोनियम आयन मिलेगी. और जब एक हाइड्रोनियम आयन मिलती है तो दैट इज नोन एज अ मोनोबेसिक एसिड. देखो CH3COOH. आप इसको पानी में डालें तो पानी में जब डिसॉल्व करोगे तो यू विल गेट CH3COOH प्लस CH3CO माइनस प्लस H3O प्लस.
एक ही हाइड्रोनियम आयन, ओनली वन हाइड्रोनियम आयन, सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन मिलता है आपको, ठीक है ना, और सिर्फ एक मिलता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको मोनोबेसिक एसिड। एसिटिक एसिड का मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक क्यों, सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन मिलता है। Two metals can produce hydrogen gas with 1% nitric acid. दो मेटल जो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। मैग्नीशियम मैंगनीज। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, यही दो प्रोड्यूस कर सकता है 1% नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। डैश मेटल इज यूज्ड फॉर लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। किस मेटल का हम लोग रिएक्शन Zinc. करवाते हैं? जिंक। जिंक का यूज करते हैं नॉर्मली। वैसे हाइड्रोजन में मिलती है बहुत मेटल के साथ, पर जिंक इज द मोस्ट सुटेबल। Lead carbonate does not react with dash or dash acid. Lead carbonate does not react with dash. हुई थी उसकी वजह से, एंड चलो डिस्कस करते हैं। Lead carbonate does not react with dash or dash acid. Lead carbonate कौन से एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता? So hydrochloric acid और आपको मेरी आवाज sulfuric सुनाई दे acid. रही है क्या? हाँ, सर थोड़ा धीरे आ रहा है। ओके, आई सपोज नहीं आनी चाहिए, एवरीथिंग थोड़ी टेक्निकल इश्यू सर आ रहा है। हाँ ठीक है। सर आवाज अब आ रहा है। Does not react with dash and dash acid. With Hydrochloric and HCl sulfuric H2 acid. और HCl, ना तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा लेड कार्बोनेट, ठीक है ना। एज फॉर्म्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। आपको मालूम होनी चाहिए कि एसिड के साथ कार्बोनेट की रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, बट ये केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल रिलेटेड है, दैट इज एसिड रेन। ओके, देखो अब एसिड रेन बेसिकली होती क्या है? The oxides of sulfur and nitrogen, okay, are released into the atmosphere by the burning of fossil fuels. देखो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल होती है, डीजल होती है, केरोसिन होती है, उनका कंबशन इंसान करता है। हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके इस्तेमाल करने से क्या होती है? एज अ बाई प्रोडक्ट, एज अ रेसिड्यू, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर बनती है सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बनती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड that is washed to earth with rain, that is washed to earth with rain is known as acid rain. बहुत शॉर्ट में यदि समझोगे कि एसिड रेन क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनती है, नाइट्रिक एसिड बनती है, और जब बारिश होता है तो बारिश के साथ में धरती पे ये एसिड आ जाता है, और इन्हीं एसिड्स को तो हम बोलते हैं, इन्हीं जो मतलब जो एसिड पानी के साथ आते हैं हम बोलते हैं एसिड रेन। बहुत सिंपल में आपको दिमाग में रखनी है, ओके। तो ये हुई एसिड रेन की कहानी। क्या होती है? जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज हुआ,
मॉइस्चर के साथ कंबाइन होके ये बन चुका है। बारिश हुआ तो एटमॉस्फेयर से ड्रॉप डाउन होती है नीचे और धरती पे पहुंच जाती है। ओके, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है। वो हार्मफुल इफेक्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसकी क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स। नहीं, हम लोग वैसे ही हैं कि यहाँ पे भी देख सकते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। देखो एसिड रेन की क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकती है। पहली बात, इट कॉजेज harm to plants and trees। देखो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है ये। पहली बात तो उनके पत्तों को नुकसान करते हैं प्लांट के लिए, तो एक नुकसान इसके लिए कॉजेज हार्म टू प्लांट एंड ट्रीज। डिस्टर्ब्स मैरीन लाइफ। मैरीन लाइफ को डिस्टर्ब करता है। मैरीन लाइफ मतलब जो पानी का जीवन है, पानी के अंदर में जो जीवन है। तो पानी जब गिरती है एसिड वाली, तो नदी में पानी जाते हैं, समुद्र में पानी जाती है, उससे एसिडिक होती है पानी, और एसिडिक होने से क्या होता है, नुकसान होता है जो जानवर रहते हैं। causes various respiratory issues, causes various respiratory issues। देखो एनिमल्स में काफी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं एसिड रेन के कारण। एसिड रेन होते हैं तो वो पानी हमारे अंदर में चले जाते हैं नाक के थ्रू, तो हमें नुकसान करता है काफी। ओके, और कुछ देख सकते हो आप some more। I am continuing from here। ठीक है ना, ये कंटिन्यूएशन में ले जाता हूँ आगे। Okay, this is continued here इसका मतलब effects monuments of historic importance। ओके, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, ओके, जैसे ताजमहल हो गई, रेड फोर्ट हो गई, वो सब इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, और एसिड रेन उनको नुकसान कर रहा है, उनको कमजोर बना रहा है। और ताजमहल तो पीली पड़ती जा रही है, पीला होते जा रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से वो बना हुआ मार्बल, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ नहीं है और बहुत सारे मिनरल्स, तो वो मिनरल कंबाइन करके एसिड रेन के साथ तो रिएक्शन होती है, ब्राउन कलर होती है, फिर हल्का मतलब ब्राउनिश कलर होते एक येलोइश अपीयरेंस दे रहा है ताजमहल। ओके, अफेक्ट्स मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस, और बोलो तो destroyed underground pipe system। जो अंदर में पानी वानी फ्लो करता है, लोहे के पाइप से बहुत दूर दूर पानी जाता है, तो लोहे का पाइप में मतलब क्या होता है, एसिड यदि परकुलेट करके धरती से वो पाइप तक पहुंचता है, तो वो लोहा कोरोड होता है, खराब होता है, वो पाइप में लीकेज आती है, तो अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम भी नुकसान होता है। अब नुकसान देखने का तो बहुत सारे नुकसान है, अब बताने की तो जरूरत नहीं है उतना ज्यादा इसके बारे में, यू ऑल नो अबाउट इट, और ज्योग्राफी में काफी इसके बारे में पढ़ी है। बट ऑन द ग्रीनर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री मैंने डिस्कस किया आपको आपके साथ कि थोड़ा जो फॉसिल फ्यूल के यूजेस है उसको कम करना चाहिए इंसान को, क्योंकि उसे कम करोगे तो पोल्यूशन कम होगी, पोल्यूशन कम होगी तो एसिड रेन कम। ओके, so this is the part, if you want to note anything but not of much importance for your syllabus part, but कर सकते हो, but it's included in your syllabus। एसिड रेन पार्ट है आपके सिलेबस में, आएगी तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं और कुछ नहीं। कौन कौन से दो एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मेजरली रिस्पांसिबल फॉर एसिड रेन। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है।
uses of some common acids. कुछ कॉमन एसिड जिनका इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में करते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलो, तो वी कैन सी नाइट्रिक एसिड सबसे पहले एक्सप्लोसिव्स बनाने में काम आते हैं। देखो कहीं कंस्ट्रक्शन होता है, पहाड़ वार रहते हैं, तो पहाड़ के पत्थरों को तोड़ने के लिए यूज बनाए जाते हैं एक्सप्लोसिव्स। ओके, तो नाइट्रिक एसिड यूज इन द फॉर मेकिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। इफ यू विल टॉक ऑफ सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड जो होती है उनसे विटामिन सी बनाई जाती है। प्रिपरेशन ऑफ विटामिन सी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। पिकल सुपर जहाँ में सिट्रिक एसिड डाली जाती है प्रिजर्व करने के लिए खाना को, और साथ में विटामिन सी भी बनता है। विटामिन सी के टैबलेट्स सिट्रिक एसिड से बनते हैं। ओके, फिर बेंजोइक एसिड, परफ्यूम्स, मेडिसिन्स एंड एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव की तरफ इस्तेमाल होता है खाना बचाने के लिए। ओके, कोई खराब हो रही है कोई फूड आइटम, उसमें ही बेंजोइक एसिड यूज किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड, देखो जो फॉस्फोरिक एसिड होते हैं उनसे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स। ऑक्सैलिक एसिड for removing ink stains। कपड़ों पे यदि इंक की दाग लग जाए, कपड़ों पे इंक की दाग लग जाए तो उनको हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड यूज होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लीनिंग मेटल आइटम्स, मेटल आइटम्स को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टार्टरिक एसिड होती है, जिनका इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। देखो बेकिंग सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा पकौड़ा वकौड़ा तलने के लिए काम आता है, क्योंकि सिर्फ बेकिंग सोडा तीखा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है बेसिक। बट यदि आप केक बनाओ तो बेकिंग सोडा से तो तीखा केक में आ जाए तो दिक्कत है। हम लोग टार्टरिक एसिड डाल देते हैं बेकिंग सोडा में। तो टार्टरिक एसिड डालने से बेकिंग सोडा में क्या होता है, उसकी जो खट्टापन होती है, मतलब तीखापन होता है, सॉरी खट्टापन नहीं, तीखापन होता है, वो खत्म हो जाता है। टार्टरिक एसिड एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड उसके बेसिक पार्ट को न्यूट्रलाइज करता है, तो बेकिंग पाउडर बनती है, तो केक को फुलाने में वो काम आता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, कंफ्यूज मत होना, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। अंडरस्टूड बेटा, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए काम आता है। तो जितने सारे हैं एसिड, और कुछ ज्यादा आपको जानकारी रखनी नहीं है। एक और आप देख लो, जानना है तो आपके सिलेबस में मेंशन है बोरिक एसिड एज अ आइवस, आपका पूछा जाता है एंटीसेप्टिक। ओके, समटाइम्स दे आस्क यू, समटाइम्स पूछे जाते हैं कि इन एसिड का क्या यूज है। जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन कर लेना, समझ आ जाएगी चीजें। गॉट इट? चलिए आगे।
Okay, bases. We will see what is bases. एसिड पार्ट हमारी खत्म हुई, एसिड पार्ट से कुछ लेना देना हमारा नहीं है. We will now see base part. तो बेस क्या होती है? A base is a metallic oxide or metallic oxide, hydroxide. I am extremely sorry, there is some technical issues with the network. तो आप लोग बेटा हड़बड़ाओ मत, थोड़ा पेशेंस रख के रखो, क्लासेस चलेगी, ठीक है ना, हड़बड़ाना नहीं. There are some network issues, so we have to cope up with it. Okay, तो बारिश हो रही है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है. ओके, अब बेस इज अ मेटालिक ऑक्साइड. तो बेस क्या होती है? मेटालिक ऑक्साइड होती है या एक मेटालिक हाइड्रोक्साइड होती है या एमोनियम हाइड्रोक्साइड. या एमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है. That reacts with acids. जो रिएक्ट करती है एसिड के साथ to form salt and water only. तो अब एग्जांपल मैं कोट करता हूं आपके सामने. It can be copper oxide, it can be aluminum hydroxide. ओके, देखो बेस क्या है? एक मेटेलिक ऑक्साइड, नो डाउट इट्स अ मेटेलिक ऑक्साइड है. अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है. और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्ट्स विद एसिड, जो रिएक्ट करती है एसिड के साथ. एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगी और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर सिर्फ बनाएगा. ओके, देखो जैसे मैं करता हूं, एक लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड. मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का मैं रिएक्शन करवाता हूं HCl के साथ. बेस एसिड, बेस एसिड, बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके बनेगा NaCl plus H2. देखो क्या हुआ है, बेस और एसिड का रिएक्शन हुआ तो सिर्फ सॉल्ट और वाटर बना, सिर्फ सॉल्ट वाटर बनना है और कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता. ठीक है, और कोई प्रोडक्ट यदि बनती है तो वो बेस नहीं है, वो कुछ और चीज. ठीक है ना. यदि आप रिएक्शन करवा दो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के बनेगी मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर. देखो these are basically salt and water. ठीक है ना, salt and water, acid plus base दे रही है salt and water. इसी डेफिनेशन से तो चल रहा हूं. मेटेलिक ऑक्साइड, चलो मेटेलिक ऑक्साइड का भी देखिए, एक एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड का. कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दो आप HCl के साथ, इम्प्योर फॉर्म CuCl2 H2O. ओके, एक मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड. ठीक है ना, जो रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ, वो एमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है ना, जो रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ बनाना है सॉल्ट. बस वही तो है बेस. एमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन देखो, HCl से ही करवा लेते हैं. एमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर. बहुत सिंपल में तो कहानी हो गई. ठीक है ना. मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक, सॉरी मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड या एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी सॉल्ट और पानी बनाएगी. बात खत्म, और कुछ नहीं है यहाँ. ओके, तो ये तो हो गई बेस की कहानी. फिर आते हैं बेसिक ऑक्साइड. चलो इंडिविजुअली एक एक करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं लोगों को. मेटेलिक ऑक्साइड विल कॉल इट बेसिक ऑक्साइड. मेटेलिक हाइड्रोक्साइड वी कैन कॉल इट एज बेसिक हाइड्रोक्साइड. बेसिक ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड कुछ नहीं है, वेरी जनरल में आप लोगों को मालूम ही होगा. अब बेसिक ऑक्साइड
या ऐसे बोलो आप, बेसिक ऑक्साइड इज व्हाट, अ मेटेलिक ऑक्साइड that contains oxide ion, that contains oxide ion. Oxide ion सबको मालूम है, O2 minus 2 a metallic oxide, ठीक है, a metallic oxide that contains a metallic oxide that contains oxide ion. एक metallic oxide जिसके पास oxide ion present है उसको basic oxide, ठीक है ना। और and reacts with acid and reacts with acids to form salt and water only. देखो बेसिक ऑक्साइड दो ऑक्साइड्स होते हैं जो रिएक्ट करती है एसिड के साथ और सॉल्ट और वाटर सिर्फ बनाएगी। ये तो बेसिक डेफिनेशन आपको बेस के बारे में मालूम नहीं है, बट और दिमाग में क्या रखना है कि उसमें O2 माइनस आयन रहता है, वो तो रहता ही है, तो दिक्कत नहीं। अब एक एग्जांपल देख लो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेड 4 ऑक्साइड, लेड 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा PbO2। आई सपोज मुझे फॉर्मूला एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, Pb वैलेंसी 4 O2, ओके, Pb2O4 बनेगा PbO2, ओके। तो लेड 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला है PbO2, लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Pb। तो लेड 4 ऑक्साइड रिएक्ट करेगी HCl के साथ, तो बनेगा PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। देखो सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, साथ में क्लोरीन बन रहा है, तो एक्स्ट्रा कोई चीज बन जा रही है। तो डेफिनेशन जो ओनली है, डेफिनेशन ओनली वाला पार्ट को ब्रेक कर रहा है, सिर्फ रहना चाहिए सॉल्ट और वाटर, ये क्लोरीन एक्स्ट्रा बन रहा है, देयरफॉर PbO2 नॉट अ बेस, ठीक है, ये एक बेस नहीं, अंडरस्टूड, ये एक बेस नहीं। बेसिक ऑक्साइड का यही एग्जांपल आप देखो तो कॉपर ऑक्साइड लिख सकते हो एज एग्जांपल, ठीक है, गॉट इट। PbO2 इज नॉट अ बेस, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, याद रखना है, ठीक है। If you have any doubt you can ask from here, और आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, फटाक से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखो बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड किसको बोलते हैं, ओके, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड that contains metallic hydroxide that contains hydroxide ion, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन तो सबको मालूम है OH माइनस, and reacts with acids and reacts with acids to form salt and water only, to form salt and water only. Only is the basic part of your definition, बाकी definition को याद करने में कुछ नहीं पड़ा हुआ। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड क्या होती है, जिसमें वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होती है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट करेगी एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो देखते हैं एसिड के साथ क्या रिएक्शन हो रहा है।
फॉर एग्जांपल मैं KOH लेता हूं, KOH इज अ बेस, बेसिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ, KCl और वाटर बनेगी। करेक्ट, सिंपल है कहानी। ओके, तो बेसिक ऑक्साइड और बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड आपको क्लियर। alkali, and alkali is a basic hydroxide that dissolves in water to form hydroxyl ion as the only negatively charged radical. ओके देखो, एल्कली एक बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड होता है, एल्कली बोली जाती है बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, एल्कली बोली जा रही है बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड्स को। ओके, जो डिसॉल्व करती है वाटर में, अब बेसिक हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व करेगा, जो डिसॉल्व करती है वाटर में टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयंस, तो पानी में डिसॉल्व करेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन बनेगी एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज रेडिकल। देखो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है, ऑब्वियसली बेसिक हाइड्रोक्साइड भी दिख रही है आपको। अब यदि इसका आप एक्वस फॉर्म लेते हो, इसको पानी में डिसॉल्व करते हो, तो बेसिकली आपको मिलेगी कैल्शियम 2 प्लस आयन प्लस 2 OH माइनस। ठीक है, देखो ध्यान से। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, नो डाउट, जो डिसॉल्व कर दिया पानी में डिसॉल्व किया, एक्वस फॉर्म लिया उसका, टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन माइनस आयन मिल रही, टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन एज द ओनली नेगेटिवली चार्ज। सिर्फ एक और एक ही नेगेटिव चार्ज रेडिकल मिलता है, वो हाइड्रोक्सिल आयन, ये जब बेस पानी में डिसॉल्व। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है कि एल्कली किनको बोलते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड जो डिसॉल्व करती है पानी में। ठीक है ना, जो डिसॉल्व नहीं करती है उनको एल्कली नहीं बोलते। Soluble bases are called as alkali. Soluble bases are called as alkali. जो बेसिस पानी में soluble होते हैं उसे alkali बोलते हैं। जैसे आप देखो CuOH whole twice, ये भी एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, बट ये पानी में नहीं मिलता, पानी में सॉल्युबल नहीं। अब जब पानी में सॉल्युबल नहीं है तो आप इसे एल्कली नहीं, दिस इज अ बेस, नो डाउट, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा, बट ये पानी में नहीं डिसॉल्व होता है, इसलिए हम इसको एल्कली नहीं बोल सकते। सिर्फ और सिर्फ सॉल्युबल बेसिस फॉर्म है। अंडरस्टूड? Alkalis dissolve in water to form hydroxyl ions। Alkalis यानी पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयंस बनते हैं। सारे एल्कलीज पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लिख लो इसको। कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी फ्रॉम दिस स्लाइड।
जल्दी जल्दी, कोई डाउट है बेटा? नो, चलिए प्रोसीड करते हैं आगे फिर। We'll proceed further with some example of alkalis. Okay, कुछ alkalis के example देखेंगे। देखिए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, caustic soda, we call it as caustic soda. KOH, caustic potash. Calcium hydroxide, ammonium chloride, ammonium hydroxide, ये सारे एग्जांपल्स हैं एल्कीन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? बोलो तो स्लेक्ट लाइम, वी कॉल इट एज स्लेक्ट लाइम, इसका भी नाम है, कॉमन नेम स्लेक्ट लाइम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका कोई नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे एग्जांपल हो गए आपके एल्कीन्स। ओके, ये दो आर स्ट्रॉन्ग एल्कीन्स एंड दीज टू आर वीक एल्कीन। ठीक है, दो एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एल्कीन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वीक एल्कीन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देखिए सारे एल्कलीज बेस होते हैं। दिस इज अ ट्रुथ, सारे एल्कलीज बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेसिक हाइड्रोक्साइड को आप पानी में मिलाते हो वही ना एल्कली बनता है। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड तो बेस होती ही। ओके, तो जो बेसिक हाइड्रोक्साइड पानी में मिला उसे हम एल्कली बोलते हैं। ऑब्वियसली एल्कली बेस तो है ही, नो डाउट, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बट इसका आप यदि उल्टा बोलते हो कि ऑल बेसेस आर एल्कलीज, ये सही। ऑल बेसेस आर एल्कलीज, ये सही नहीं। फॉर एग्जांपल, cupric hydroxide and ferric hydroxide are bases but not soluble in water. But not cupric hydroxide, ferric hydroxide bases है, वो एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, इसलिए हम बेस बोले। बट वो पानी में नहीं मिलेगा तो हम उसको एल्कली नहीं बोल सकते, सिंपल सी। ठीक है, तो सारे एल्कलीज बेस होंगे नो डाउट, बट सारे बेस तो एल्कली नहीं हो सकते। क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, और आगे बढ़ते हैं। The next topic is strong and weak alkenes. Okay, strong and weak alkalis. तो strong alkali किसको बोलेंगे ना, या इसको आप alkalis मत बोलो, bases, strong and weak bases.
ठीक है ना, you can call it as alkalis also, but strong and weak bases ज्यादा अच्छा। रीजन है, I will tell you। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस किसको बोलते हैं? A base that undergoes almost complete dissociation, okay, in aqueous solution। देखो आप एक बेस लेते हो, एक बेस आपने पकड़ा और वो बेस लगभग कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली टूट जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। और यदि कंप्लीटली टूटेगा तो इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। देखो मैंने एक बेस लिया जिसको मैं पानी में डाल रहा हूं, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, पूरा टूट जाता है, ओके, तो उन्हें हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और जब पूरा टूट जा रहा है तो इट हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग आती है। फॉर एग्जांपल देखो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एग्जांपल भी दिया है, जब वो पानी में आप उसको डालोगे तो लिखते हैं डायरेक्ट ऐसे NaOH का एक्वस सॉल्यूशन ये लेते हो तो ऑलमोस्ट जितने हैं सारे डिसोसिएट हो जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोक्साइड। यदि आप KOH लेते हो तो KOH का भी यदि एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो K+ + OH-, ऑलमोस्ट जितने मॉलिक्यूल्स लेते हो सब डिसोसिएट हो जाएगी वाटर में जाने के साथ। अंडरस्टूड? वैसे ही if you will see weak alkalis, वैसे ही यदि हम लोग वीक एल्कलीज देखते बेटा, वीक एल्कलीज weak alkali का मतलब क्या है? A base that undergoes partial dissociation in aqueous solutions to end up low concentration of hydroxyl ions। देखो एक बेस जो पार्शियली डिसोसिएट होती है एक्वस सॉल्यूशन, पूरी तरह नहीं टूटती है, पार्शियली टूटती है, तो पार्शियली टूटेगा तो कंसंट्रेशन जो हाइड्रोक्सिल आयन का मिलेगा वो कम मिलेगा। जैसे आप ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो डिकम्पोजिशन होती है उसमें पार्शियल डिकम्पोजिशन होती है, ओके, NH4+ OH-, ठीक है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन मिलेगी वो भी बस ज्यादा नहीं मिलेगी। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये भी एक वीक एक्वस सॉल्यूशन लो इसका, ओके, तो कैल्शियम 2+ आयन +2 OH-। अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर एक मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोक्सिल मिल रहा है तो बहुत ज्यादा मिल रहा, नहीं, यदि आप इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स में हो सकता है कि इसके 20-25 ही डिसोसिएट करें, ओके, तो पार्शियल डिकम्पोजिशन,
सॉरी पार्शियल डिसोसिएशन, ये ध्यान रखना है, इनके डिसोसिएशन थोड़ा, ठीक है। कोई भी डाउट, कुछ पूछना है, कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो। नो, चलो आगे। देखिए, we have seen, हम लोगों ने देखा बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इसका मतलब एक एसिड से कितने सारे हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं। एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल लो किसी भी बेस का, उसकी एक्वस सॉल्यूशन से या उसके मोल्टेन स्टेट से कितने सारे आपको हाइड्रोक्सिल आयन मिलते हैं। ओके, तो we will define it as the number of hydroxyl ion, the number of hydroxyl ion formed when one molecule of a base से, देखो कितने सारे हाइड्रोक्सिल आयन आपको मिलेंगे, कितने सारे हाइड्रोक्सिल आयन्स आपको मिलेंगे जब एक मॉलिक्यूल किसी भी बेस का डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में। मोल्टेन स्टेट में मतलब हीट करके भी हम उसको पिघला सकते हैं। देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ऑब्वियसली ये सब क्या है, जब डिसोसिएट करेगा तो बेटा क्या होगा, पानी में तो डिसोसिएट नहीं करेगा ये सब डिसोसिएट कहाँ करेगा, जब पानी में डिसॉल्व ही नहीं करता एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो कहाँ से डिसोसिएट करेगा पानी, तो उसको हम हीट करते हैं उनके आयंस को ब्रेक करते हैं। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन एसिडिटी हम लोग बेस को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरी, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस। देखो 3 तो नहीं बोल सकते हैं, कैटेगराइजेशन बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम लोग फिलहाल हम लोग अपने सिलेबस में 3 ही पढ़े, मोनो बेसिक एसिड, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। मैं क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन और बहुत तरीके से होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो वो भी एक क्लासिफिकेशन है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एसिडिटी के हिसाब से हम लोग ओके 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक। ओके, मोनो एसिडिक बेस हम उनको बोलते हैं ओके a base that yields one hydroxyl ion per molecule in aqueous or molten state। ठीक है, हम एक बेस लेते हैं,
बड़े अब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन लिए और या हम उसको हीट देके मेल्ट करवाएं, ठीक है ना, आयंस वाले। तो यदि हमें एक हाइड्रोक्सिल आयन मिलती है पर मॉलिक्यूल तो हम उसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। एग्जांपल, NaOH को यदि आप पानी में डालोगे तो Na प्लस OH माइनस एक ही हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है।